वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड आई होप कि तुम लोग सब ठीक ठाक हो, है ना। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा एंड चलना भी चाहिए, है ना, क्योंकि अब सामने एग्ज़ाम आ गया है। अजीब स्कूल है तुम्हारा भी, लेकिन हद है ना। तुम लोगों के स्कूल को हुआ क्या है, अभी एक स्कूल जो है ना 1 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म किया, फिर 12 तारीख को नेक्स्ट हाफ ईयरली शुरू कर रहा है। ये भी एक स्कूल ही है, अजीब पागल सा स्कूल है। तुम लोग का भी स्कूल अजीब है ना। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले सिलेबस बताता है। 10 दिन में सिलेबस ख़त्म होता है क्या? हाँ, इतने हायर क्लासेस का कुछ भी जो भी हो। अब हमें जो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, अब ये जो हमारा चैप्टर है एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या है सर। तो देखो, अगर मैं बताऊं कि फ्रॉम द स्टार्टिंग से, अगर मैं बताऊं, है ना, एकदम स्टार्टिंग से मैं बताऊं कि क्या पढ़ना है इसमें, कैसे पढ़ना है इसमें, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, डिफाइन रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये एक ऐसा डेफिनेशन है जो कि बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। इज इट सो? अच्छी बात है, ये तुम लोग सभी को पता है। जिसको नहीं पता है वो लोग थोड़ा सा, है ना, बुक इधर उधर देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सब लोग पढ़ते हो, बचपन से पढ़ रहे हो, 6, 7, 8, 9 सब में पढ़े। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, है ना। तो इसका एक बहुत ही कॉमन सा आंसर आता है कि रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़। एक जो पर्टिकुलर जो एक स्पीशीज़ है उसके कंटिन्यूटी के लिए, वो कंटिन्यूसली वो स्पीशीज़ जो है वो चलता रहे, है ना। तो फॉर दैट, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, है ना। बिकॉज इन रिप्रोडक्शन, अभी तक तुम लोग को डेफिनेशन मिल गया होगा, द प्रोसेस इन विच द ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना। अच्छा, ये बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है, दिस इज नॉट अ बुकिश वन, तो ये तुम लोग मैच मत करना, जस्ट मैं याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। तो ये एक अच्छा बात है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी बचपन में पढ़े हुए हैं एक्चुअली। बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे फिर भी पढ़ना रहता है। और कुछ कुछ ऐसा होता है जो कि हायर क्लास में आए हो तो उस हिसाब से फिर तो हायर वाला चीज़ तो पढ़ना ही है तुमको, है ना। तो वो एक अलग बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। बचपन में हम लोग ये पढ़ते थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज़ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड वन इज़ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बचपन में पढ़े हो जैसे। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज दैट रिप्रोडक्शन इन विच बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें एक मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होगा, एंड व्हेन द मेल, बोथ द पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्व, एंड जब रिप्रोडक्शन होगा, व्हेन द ऑफस्प्रिंग्स विल बी प्रोड्यूस्ड, तो उस रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बोलते थे। वेयर बचपन में ये पढ़ते थे हम लोग कि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होगा जिसमें एनी वन पेरेंट विल बी इन्वॉल्व, या तो मेल पेरेंट की वजह से रिप्रोडक्शन हो गया, या तो सिर्फ फीमेल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ये भी पढ़ते थे कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, द ऑफस्प्रिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। वो लगभग लगभग एक ही होते हैं, है ना, लगभग एक ही जैसे दिखते हैं। जैसे, है ना, बच्चे जो हैं वो अपने या तो पापा जैसे दिखेंगे, या तो मम्मी जैसे दिखेंगे, या तो अपने दादाजी, नाना जी, दादी जी, नानी जी, इन लोगों में से ही, मीन्स अपने फैमिली मेम्बर में से किसी के जैसे दिखते हैं। एंड ये मीन्स इसके पीछे रीज़न भी है बहुत सारा, जो कि तुम लोग पढ़ोगे आगे, है ना। तो एक बहुत ही अच्छा चैप्टर था तुम लोग के सिलेबस का जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त
वन ऑफ माई फेवरेट, लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया है, पूरे चैप्टर को ही रिमूव कर दिया गया है सिलेबस में से। तो ये एक बहुत ही अच्छा खबर है बच्चों के लिए, क्योंकि दैट वाज अ वेरी बिग चैप्टर एंड बहुत मज़ेदार चैप्टर था। तो जो भी ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे उसे, और ये चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में सिर्फ लर्न करो लर्न करो लर्न करो लर्न करो। उस चैप्टर में क्या था कि समझो फिर लर्न करो, वहाँ पे डबल डबल टास्क होता था। है कुछ है उसमें, कभी समय मिले तो बुक निकाल के पढ़ लेना तुम लोग, या फिर मुझे ही समय कभी मिले तो मैं अलग से उसे पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है ना। लेकिन ये चैप्टर में पहले ही जान लो कि यहाँ पे बहुत कुछ नोट करने को है, बहुत कुछ लर्न करने को, लगभग मान लो कि ये पूरा चैप्टर ही लर्न करने को है। तो पहले दिन ही बता देता हूँ कि क्या करने को है नहीं करने को, ताकि ये मत हो कि अरे सर इतना कुछ लिखना था उतना कुछ लिखना था, है ना। होता है सभी के साथ कि मैं तो सुनते रह गया और आप तो बोलते चले गए, मुझे लगा कि नहीं लिखना है, या फिर जो भी मैं नहीं लिख पाया, या फिर बहुत कुछ है लर्न करने को, दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं पहले ही बता दूं कि इस चैप्टर से नंबर भी आता है अच्छा खासा, लगभग 6-7 नंबर आ जाता है 80 में। एंड ये चैप्टर में लर्न करने को भी बहुत कुछ है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी ये चैप्टर है। ऐसा बात नहीं है कि इस चैप्टर में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, बहुत इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, बहुत कुछ जान पाओगे तुम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में, है ना। एनिमल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जनरली एनिमेलिया में आते हैं ना हम लोग, तो एनिमेलिया में जो हमारा स्पीशीज़ है होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस के बारे में बहुत कुछ जानोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग फ्लावर्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ जानोगे तुम लोग, है ना, बहुत ही कुछ जानोगे। तो ये चैप्टर एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, मीन्स ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड चैप्टर। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लर्न बहुत कुछ करना है। तो देखते के साथ ही, जैसा कि जिन लोगों का एग्ज़ाम है अभी, तो उन लोग देखने के साथ साथ ही वीडियो ख़त्म करो नोट्स बना के, एंड साथ साथ बुक पढ़ लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे बढ़िया बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है बायोलॉजी पढ़ने का कि वीडियो देखें, वीडियो देखते देखते नोट्स बना लिए एंड एकदम साथ साथ जितना पढ़ाया गया है, जितने सर ने पढ़ाया है उतना पढ़ लिए बुक से, एकदम। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता है, इतना मुझे बोलना था। अब इसके बाद तो देखो भाई तुम लोग का अपना है, क्योंकि तुम लोग को भी पता है, अगर तुम लोग मेरा बात नहीं सुनते हो कहीं ना कहीं तो तुम लोग को नुकसान है। ये बात तुम लोग को पता होना चाहिए, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो मिनिमम 6-7 महीने से भी, तो उन लोग ये बात समझ गया होगा कि सर का बात नहीं सुनने से समझ तो नहीं आता है, लेकिन नुकसान बाद में पता चलता है कि अरे यार मेरा नुकसान हो गया, सर का बात सुने होते तो ठीक रहता। तो मेरा काम है समझाना। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी बोलूँ वो तुम लोग करो, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए बोलता हूँ, है ना। तो फिर भी अगर तुम लोगों में से कोई भी है जिसको लगता है कि नहीं अरे छोड़ो हम लोग सर से ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो इट्स गुड, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन तुम्हारा स्मार्टनेस क्या तुमको वो नॉलेज दे पा रहा है, और तुमको वो मार्क्स क्या वो दे पा रहा है, तो अच्छी बात है, तुम अपने स्मार्टनेस से चल सकते हो। तुम लोग सभी लोग जो भी लोग देख रहे हो इसको, तो देख लो क्या करने का है। मेरा इतना बोलने का काम था, बायोलॉजी पढ़ने का इससे बढ़िया तरीका नहीं होता है, इसीलिए मैंने बोल दिया, बाकी तो तुम्हारी मर्ज़ी है ना। चलो, तो सबसे एक बढ़िया एक क्वेश्चन मैं जो पूछने जा रहा था वो ये था कि डिफरेंसेस बता रहा था मैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जो डिफरेंस देखते हैं वो देखते थे कि द ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर टू द पेरेंट्स, लेकिन असेक्सुअल में ये पढ़ते थे कि द ऑफस्प्रिंग्स विल बी एग्जैक्टली कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब एकदम हू बहू जिसको बोलते हैं ना वैसे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है, ये है सवाल। इस सवाल के पीछे तुमको भागना चाहिए क्लास 10 में आके, क्योंकि बचपन में पढ़े थे 8 में तो चलो लर्न कर लिए थे, नंबर मिल जाएगा, पता रहता था, सर लोग बता देता था कि सेक्सुअल असेक्सुअल का एक तो डिफरेंसेस आएगा, याद कर लो। इस चीज के पीछे तुमको भागना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों एकदम आइडेंटिकल ही बनता है बच्चा लोग, सिमिलर क्यों दिखता है। मतलब एक बच्चा है वो अपने पापा जैसा ही दिख रहा है, मम्मी जैसा दिख रहा है, क्यों ऐसा, दादाजी जैसा दिख रहा है, दादी जी जैसा दिख रहा है, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है ना। एक फैमिली मेम्बर्स को जब भी हम लोग खड़े कर देते हैं एक साथ, तो सबका चेहरा वहरा देख के सब लग जाता है कि अरे भाई ये लोग तो एक परिवार हैं, दिख रहा है, मतलब समझ में आता है ना। बेटे का चेहरा पापा से मिलता है, मम्मी का चेहरा जो है वो नानी से मिल जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना, मामा जी का चेहरा भी मिल जाता है। इस तरीके से तुम लोग देखते हुए ये सब होता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके बारे में अगर तुम लोग थोड़ा सोचो तो बहुत बढ़िया होगा। बिकॉज क्लास 10 का अपना एक लेवल होता है, उस लेवल को हमें मेंटेन करना चाहिए, है ना। यही बात है और कोई बात नहीं है ना। चलो
क्लास 9 में तुम लोग इसका थोड़ा सा बेस लिए थे, थोड़ा सा बेस इसका बनाया गया था क्लास 9 में, जिसमें हम लोग ये पढ़ते थे कि हमारा जो सेल होता है ना, हमारा जो सेल होता है, सेल में हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और उस डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होता है। वो जीन्स क्या होता है, इनहेरिटेंस मटेरियल होता है। ये सारी बातों को लिख लो, मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन इसको लिख लेना है, किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर कैसे कैसे क्या होता है ना। तो उस डीएनए के अंदर, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये बात पता है ना। डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोई भरोसा नहीं है, डीएनए का फुल फॉर्म पूछ देगा तो क्या करोगे बताओ। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, समझ गए, ये बात है। तो हर एक चीज के लिए जो है ना, हम लोग को हर एक चीज के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। अच्छी बात। चलो, ये सब हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग क्या और भी क्या ज़्यादा पढ़े थे कि ये जो हमारा डीएनए होता है, जो सेल में हमारे प्रेजेंट होता है डीएनए, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, जीन्स होता है। जीन्स ही होता है जो कि इनहेरिटेंस मटेरियल है, जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ये बात भी हमें पता है, ये हम लोग को जानना चाहिए, हम लोग को लिख भी लेना चाहिए अगर हम लोग को नहीं पता है तो, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन किसी का होता है तो किसका रहता है, तो इट इज द डीएनए हु प्लेज, द डीएनए इज द मटेरियल विच प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। समझ गए? ओके, अच्छी बात। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आप बताए थे कि व्हेन द मेल क्रोमोसोम्स एंड फीमेल क्रोमोसोम्स वाला कहानी आप शायद 9 में हम लोग को बताए थे। एक्स क्रोमोसोम्स वाई क्रोमोसोम्स मिलता है तो बेबी गर्ल होता है, बेबी बॉय होता है। एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स मिलता है तो बेबी गर्ल होता है। तो ये जो दो क्रोमोसोम्स मिलता है ना, जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, तो जब दो क्रोमोसोम्स मिलता है, जैसे एक फीमेल क्रोमोसोम एंड मेल क्रोमोसोम, मेल से आया वाई एंड फीमेल से आया एक्स, तो ये बात तुम लोग को पता होगा ना शायद। तुम लोग को नहीं पता क्या, 9 में नहीं पढ़े हो? मेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है एंड फीमेल के पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। पेयर मतलब नंबर में जाएंगे तो 46 नंबर हो जाएगा वो, जिसमें से 22 पेयर is autosome and one pair are called sex chromosome। अब एक जो पेयर होता है मीन्स दो क्रोमोसोम्स ऐसे हैं मेल में और फीमेल में, जो जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ बेबी। तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम, मेल में जो होता है वो कौन सा होता है? दो, एक होता है एक्स, एक होता है वाई क्रोमोसोम। और फीमेल में जो दो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है? एक्स एंड एक्स। तो ये दो क्रोमोसोम्स हैं जो कि फीमेल में होता है एक्स एंड एक्स और मेल में होता है एक्स एंड वाई। अब यहाँ से ये क्रोमोसोम्स फ्यूज करेंगे, क्रोमोसोम्स ही नहीं बहुत कुछ होगा, आगे पढ़ेंगे बहुत कुछ होगा। तो एक मोटा मोटी अगर वाला आइडिया दें तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स मिलता है और वहाँ से एक पेयर बनता है। अब या तो ये जो एक्स है तुम्हारा, ये इस एक्स से हो सकता है या फिर ये वाई इस एक्स से हो सकता है ना। तो अगर ये x इस x से मिल गया तो xx बना दिया, ये y अगर इस x से मिल गया तो क्या बना दिया? xy बना दिया। अगर xy बन गया तो बेबी बॉय, और अगर xx मिला तो वो बेबी गर्ल होगा, जो भी न्यू बेबी बॉर्न होगा, है ना। तो ये सब बहुत कुछ है कहानी, इसको भी हम लोग जानेंगे, बहुत डिटेल्स में जानेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि बहुत ही जल्दी आते हैं, एक्चुअली समय बहुत ज़्यादा जा रहा है एंड पीक टाइम चल रहा है, एग्जाम का भी समय है ना, लेकिन चीज़ों को समझना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो द मेन थिंग इज दैट कि डीएनए कैसे डीएनए भाई, कैसे डीएनए, है ना। तो अगर मेरा दो क्रोमोसोम्स मिला, एक एक्स और वाई मिला या फिर एक्स और एक, दो क्रोमोसोम में दो डीएनए,
दो डीएनए मिलके एक आदमी जो बंदा है वो तैयार हुआ, उसके अंदर का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आया। सवाल ये है कि अगर दो डीएनए मिलके तैयार हुआ एक बंदा, तो एक बंदे के अंदर तो एक ही डीएनए होता है। तो अगर दो डीएनए मिलके अगर हम लोगों का बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स को तैयार किया गया, तो एक डीएनए क्यों दिख रहा है हम लोग को बॉडी में तो दो डीएनए दिखना चाहिए सभी के बॉडी में, क्यों ऐसा होता है? अब इसका भी बहुत ही बढ़िया कहानी है, नॉट कहानी एक्चुअली, इसके पीछे साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है जो कि ऑटोमेटिक होता है। हमारे बॉडी का में पार्ट्स ऐसे ऐसे हैं, हमारे बॉडी का फंक्शन इतना बढ़िया है, इतना इतना अच्छा है, इतना मॉडर्न है कि बनता क्या है कि दो क्रोमोसोम्स मिला तो दो डीएनए निकला। इस एक क्रोमोसोम से एक, और डीएनए ऐसा होता है, ये दो डीएनए बना। अब हमारा बॉडी ही अपने आप से सवाल करेगा कि कौन सा डीएनए लें हम और इस ऑर्गेनिज्म को हम बनाना शुरू करें। ये जो मेरा नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें ये वाला डीएनए डालें या ये वाला डीएनए डालें। सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस। जब भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, हम बहुत आगे जाके बता रहे हैं तुमको, इसके पहले का बहुत कुछ पढ़ना है हमको, लेकिन जैसे हम बेस तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डीएनए दो ठो बना, तो ये जो दो डीएनए बनता है, तो मेरा बॉडी खुद से अपने आप से सवाल करता है, हमारा बॉडी, कि दोनों में से कौन सा सेलेक्ट किया जाए भाई। एक पैनल है हमारे बॉडी में, ग्रुप है, तो ग्रुप बोलेगा कि तब तुम एक काम करो कि तुम दोनों डीएनए को टेस्ट करो मतलब दोनों डीएनए के अंदर जितना भी प्रॉपर्टीज है, जैसे इस डीएनए में 50 प्रॉपर्टीज, इस डीएनए में भी 50 प्रॉपर्टीज। अब तो वो बोलता है कि तुम टेस्ट करके देखो कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म बनता है ना, तो उसको मजबूती चाहिए ना, हर एक तरीके से मजबूती चाहिए ना। उसका आईज जो है वो एकदम शेप में होना चाहिए, उसका हेयर्स एकदम बढ़िया होना चाहिए, उसका हैंड्स, उसका लेग्स, उसका ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो सब कुछ एकदम फिट एंड फाइन होना चाहिए। 100% बढ़िया वाला आदमी है ना। तो कब बनेगा 100% बढ़िया आदमी? तभी बनता है जब डीएनए मेरा एकदम परफेक्ट होता है। अगर मेरे डीएनए में कुछ भी अगर 19-20 हो जाता है, जैसे कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मेरे डीएनए में जो गया, वो अगर इधर उधर ऑल्टर हो गया, तो भी हमको दिखता है कि किसी भी एक बंदे में जो है वो कोई दिक्कत आ जाता है। जैसे किसी का होता है, तुम लोग देखे होंगे, किसी लोगों का होता है सर थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, फ्रॉम बर्थ मैं बता रहा हूँ। किसी का तुम देखना कि मेरे एक दो है फ्रेंड जिसका कान एक्चुअली नहीं है, मीन्स ये जो हमारा कान ऐसे बना रहता है, ईयर जो हमारा होता है इस तरीके से होता है ना हमारा ईयर ऐसा, तो ये वाला पोर्शन है ही नहीं उसका, जो सर मतलब फेस के बगल से जो ईयर निकलता है वो है ही नहीं उसका, है ना। बहुत ऐसे बच्चे तुमको दिखेंगे जो कि सही से बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा हकला के बोलते हैं, या फिर थोड़ा अटक के बोलते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बोल ही नहीं पाते, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सुन ही नहीं पाते, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि मतलब बहुत 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 कुछ प्रॉब्लम होता है जो कि बर्थ से ही उन लोग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये उनका जो जब कैरेक्टर्स जब ट्रांसफ़र हो रहा था, तो उस दौरान कुछ छोटा सा एक माइन्यूट मिस्टेक हो जाता है। ये हम लोगों के द्वारा नहीं होता है, हम लोग ये नहीं करते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना, अगर कुछ ऐसा होता है तो लोग बोलते हैं ना कि अरे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो भगवान का किया हुआ है ना। तो भगवान का किया हुआ है मीन्स भगवान इन द सेंस क्या कि ये जो भी प्रोसेस चलता है डीएनए फॉर्मेशन का, है ना, यहाँ से जो दो डीएनए मिल रहा है, यहाँ से जो दो क्रोमोसोम्स बना, वहाँ से जो डीएनए फॉर्मेशन हुआ, तो डीएनए फॉर्मेशन में हम लोग बाहर से कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने इंडिया में तो नहीं कर सकते हैं, बाहर में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में डीएनए को जो है वो डोपिंग किया जाता है डीएनए का, और उसमें जो है वो अलग अलग कैरेक्टर्स डाला जाता है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा जो आने वाला जो बच्चा है वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बने, तो उसके अंदर जो है वो ऑपरेशन करके जो है ना, जब वो बेबी इन द मदर्स वोम्ब, जब मदर्स के वॉम्ब में वो रहता है बेबी, तो उसके अंदर वो एथलीट वाला जो जीन होता है उसको अलग से डाला जाता है कि वो जीन उसके अंदर जाए, एंड उसके बाद वो जीन फर्दर डेवलप होगा उसके बॉडी में, और बच्चा आगे चल के एक बहुत बढ़िया एथलीट बनेगा। ऐसा होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है और बहुत सारे कंट्रीज़ में हमारे वर्ल्ड में होता है, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है, एंड थैंक गॉड कि नहीं हुआ है, नहीं तो फिर तो मतलब सब नेता बनेगा भाई, सब नेता बनेगा, समझ गए, क्योंकि उससे बढ़िया करियर और कहीं नहीं है। ओके तो जो भी है मैं वो बता रहा था, सेलेक्टिविटी का बात कर रहा था मैं, हमारे बॉडी का सेलेक्टिविटी। तो देखेगा कि दोनों में से कौन सा डीएनए ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना, बहुत ज़्यादा स्टेबल डीएनए है, जिसमें कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना डेवलप किए गए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स अच्छे तरीके से डेवलप्ड हैं इसके अंदर, है ना, विच विल हेल्प द ऑर्गेनिज्म। तो उस दोनों में से एक को सेलेक्ट किया जाएगा, एक को हमारा बॉडी रिजेक्ट कर देगा, है ना, और वो
जो है वो जो डीएनए मेरा बना वो धीरे 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 डीनेच्योर हो जाएगा, डीनेच्योर, डीनेच्योर, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन, इस प्रोसेस को। एंड ये डीएनए मेरा डीनेच्योर हो जाएगा एंड ये जो एक डीएनए है, इस डीएनए पे फर्दर एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना शुरू होगा और यही डीएनए उस बंदे के शरीर में रहेगा। इस डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स हैं, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और वही कैरेक्टर्स उसको दिखाई देगा। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि दिखते होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, जैसे पापा और मम्मी से एक बेबी निकला। अब वो जो बेबी है, बेबी का हेयर्स जो है वो पापा जैसा है लेकिन उसका जो आँख है वो मम्मी जैसा है। तो इसका मतलब क्या है कि पापा का जो आँख वाला जो जीन था, क्योंकि हर एक चीज़ को एक जीन कैरी करता है। जैसे तुम्हारा आँख कैसा होगा, एक जीन उसके लिए बनाया गया है कि तुम्हारा आँख ब्लैक है, एक जीन उसके लिए बनाया गया है कि तुम्हारा आई लैशेस बहुत बड़ा है, एक जीन उसके लिए भी होगा कि तुम थोड़े से फेयर हो, एक जीन उसके लिए भी होगा कि तुम थोड़े से काले हो, एक जीन उसके लिए भी होगा जो ये डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारा हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा है, एक जीन उसके लिए होगा जो कि ये डिटरमाइन करेगा तुम्हारा नेल्स बहुत बढ़िया हो, है ना। एक जीन, मतलब हर एक छोटे छोटे चीज़ के लिए हमारे पास एक एक जीन्स है। अब उसके अंदर जो बेबी हुआ, ये देखेंगे हम लोग कि उसका आँख तो मम्मी जैसा है। इसका मतलब क्या कि पापा का जो आँख का कलर जो जीन डिटरमाइन करता था, वो जीन क्या इस बच्चे के अंदर नहीं गया? गया। ऐसा नहीं है कि नहीं गया, लेकिन जब दोनों जीन्स गया अंदर, पापा का आँख का कलर वाला भी जीन और जो मम्मी के आँख का कलर जो डिटरमाइन करता है वो वाला जीन भी गया, लेकिन दोनों में से एक जीन को जो मेरा बॉडी है वो सेलेक्ट कर लिया। इसके पीछे किसी का जो है वो अधिकार नहीं है, मीन्स इसके पीछे किसी का कंट्रोल नहीं है, जो मेरा बॉडी चाहे वही करता है। समझ गए? तो ये बात है। ये सब मस्त जस्ट मैं एक्स्ट्रा के लिए पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं है, जस्ट एक बेस बना रहा हूँ किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। क्यों हमें जो बोलते हैं ना कि हम लोग जो है वो सभी लोग एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं, तो क्यों लगते हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, तो जस्ट ये मैं तुमको जो है वो समझा रहा हूँ और कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ, है ना। ये पूरा एक वीडियो इसी के ऊपर है एक्चुअली, समझ गए? जो भी है। अब नेक्स्ट है कि एक और पॉइंट होता है कि मैं पूछा था कि वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। तो मैंने कहा था कि फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, और एक क्या हो सकता है, फॉर द वेरिएशन। वेरिएशन भी तो आना ज़रूरी है ना। जैसे तुम लोग को पता है कि बहुत पहले इंसान बहुत लंबे लंबे होते थे, धीरे 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 शॉर्ट होने लगे, शॉर्ट होने लगे, शॉर्ट होने लगे। अभी देखो कितने छोटे छोटे आदमी होते हैं भाई, मतलब पहले के मुकाबले देखोगे, पहले बंदे जो हैं वो 6, 11, 7 फुट के भी चले जाते थे। अभी तो 5.5 फुट, 6 फुट, जो बहुत बड़ा है वो 6'1", 6'2" का हो जाता है, बस उससे ज़्यादा हाइट बढ़ना ही छूट गया। तो ये हमारे जीन्स में ना धीरे 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 मॉडिफिकेशंस आ गया। ज़रूरत नहीं है हाइट का उतना ज़्यादा, करना क्या है ना। पहले के समय का बात कुछ और था, उस समय रिक्वायरमेंट होता था, तो उस समय जो है वो हमारा कुछ और होता था बॉडी का स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी में अब धीरे धीरे हम लोग देखते हैं ये कि वेरिएशन आता है, हर किसी में वेरिएशन आता है। ऐसा बोला गया है कि आज से तकरीबन 1500 ईयर्स के बाद, तकरीबन 1500 ईयर्स के बाद जो ह्यूमंस होंगे, उनका ईयर्स जो है ना, हमारा जो ईयर दिख रहा है तुमको, ईयर का जो आउटर कवर पूरा दिख रहा है, ये आउटर कवर ईयर्स का हट जाएगा, नहीं रहेगा। ईयर बोल के कुछ नहीं रहेगा, मीन्स अंदर वाला पार्ट सब कुछ रहेगा सही सलामत ये, लेकिन जो ईयर वाला चीज़ है, जो सॉफ्ट बोन होता है हमारा, कार्टिलेजेस वगैरह, वो सब फिर नहीं आने लगेगा, वो सब हट जाएगा धीरे धीरे इंसानों में से। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं है हमें, और हमें जिस चीज़ का यूज़ नहीं रहता, हमारा बॉडी उसको ज़्यादा दिन तक लेके नहीं चलता है। जैसे जानते हैं ना हम लोग को कि पहले हमारे एंसेस्टर जो हैं वो बोलते हैं ना, ऐसे एंटीलोप, एप्स थे, उनका जो है टेल हुआ करता था। अभी ह्यूमंस का कोई टेल नहीं है। क्यों? क्योंकि टेल्स का जब ज़रूरत धीरे 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 ख़त्म होने लगा, तो वो धीरे धीरे वेरिएशन आने लगा। वो उन लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, उनका जीन्स जो है वो इस कैरेक्टर को धीरे 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 करके डेवलप कर लिया, एंड फिर ये टेल वाला कैरेक्टर धीरे 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 दबते 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 दब ही गया, एंड अभी किसी का हम लोग टेल नहीं देखते हैं, है ना। तो ये चीज़ होता है। तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें, है ना। विथ द टाइम वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। हमारे लिए नहीं, क्योंकि सिर्फ हमारे लिए वेरिएशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मेरे लिए हो गया एंड तुम्हारे लिए हो गया एंड तुम्हारे बाद वाले जनरेशन के लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक स्पीशीज़ मीन्स अराउंड 500-600 ईयर्स के बाद ये वेरिएशन दिखता है हमको। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू द सर्वाइवल ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज़, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इतना कुछ करने के बाद जो
वो है हमारा कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो देर आर जनरली यू नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैंने पहले भी बताया। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप इन विच both the parents, है ना, in which both the parents are involved, and sexual reproduction is that type in which only one parent, it can be male parent, it can be female parent, only one parent is involved, so it is asexual reproduction. Understood? सेक्सुअल असेक्सुअल का डिफरेंसेस तुम लोग अपने बचपन वाले बुक से, अपने गूगल से, जहाँ से भी हो एक बार देख लो कि ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकायदा इस पूरे रिप्रोडक्शन वाले चीज़ को जो है वो डिस्कस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, मीट करते हैं तभी, है ना। तो तब तक के लिए पढ़ लो अच्छे से, है ना, एंड नोट्स वगैरह जो भी बनाना है बना लो, है ना। चलो बाय, हैव अ गुड डे।